हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का चौथा सवाल। तो चौथा सवाल जो है नेक्स्ट आपके वो है, किसी खेल मैदान के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी पथ पर एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में रमन जो है, ठीक है, अब रमन को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब रमन जो है उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 18 मिनट का। ठीक है, इसका एक चक्कर पूरा करने में। और जो अनुप्रिया है, अनुप्रिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, यहाँ पे 12 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक ही समय एक ही स्थान से एक ही समय पर, जैसे मान लो कि यहाँ ए पॉइंट है, अब यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो समान स्थान से और समान समय पे सेम टाइम पे उन्होंने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। और अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो बताइए कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान मतलब इस प्रारंभिक स्थान से मतलब ये है कि यहाँ पे इस वृत्ताकार पथ पर कोई ना कोई एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे से वापस उस बिंदु पर मिलेंगे, है ना, जो समान स्थान पे होंगे। तो हमें वो टाइम निकालना है। तो जैसे इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो कि रमन जो है वो एक चक्कर पूरा करता है कितने समय के अंदर, 18 मिनट के अंदर। तो 2 चक्कर उसके कितने मिनट के अंदर होंगे, 36 मिनट के अंदर। और अगर उसके 3 चक्कर देखें तो कितने, 54 मिनट के अंदर पूरे होंगे। उसी तरह से अगर हम अनुप्रिया की बात करें तो अनुप्रिया जो है वो एक चक्कर कितने मिनट के अंदर पूरा करती है, 12 मिनट के अंदर। तो 2 चक्कर उसके 24 मिनट के अंदर पूरे होते हैं और 3 चक्कर कितने मिनट के अंदर पूरे होते हैं, 36 मिनट के अंदर पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों की जो टाइमिंग है उसमें कोई ना कोई एक समय जो है वो दोनों का क्या है, कॉमन है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो रमन जब 2 चक्कर पूरे करता है कितने, 36 मिनट के अंदर, उतना ही समय के अंदर अनुप्रिया कितने चक्कर पूरे कर रही है, 3 चक्कर, है ना। तो ये वाला जो टाइम है वो दोनों का क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद दोनों जो है वो उस स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर। क्योंकि यहाँ पे जब रमन के 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो 2 चक्कर उसके 36 मिनट में पूरे हो रहे हैं और अनुप्रिया जो उसके 3 चक्कर 36 मिनट में पूरे कर रही है, तो दोनों का टाइम क्या है, समान है। तो यहाँ पे इस टाइम पर वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम एलसीएम, है ना, यहाँ पे क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है दोनों का। तो एलसीएम निकाल के हम इनका समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमें 18 व 12 का एलसीएम। तो आप इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं दोनों का। जैसे 2 का इसमें भाग लगा दे, दोनों में 18, 2 छंग 12, फिर इसमें 2 से करेंगे 9 का 9, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो, कितना आया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 तिया 36। तो ये आ गया इसका आंसर कि 36 मिनट के बाद दोनों वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जो 5वां वो है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले, एक सेमिनार है, उसके अंदर प्रतिभा जो 3 विषय के कैंडिडेट हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, उनकी संख्या दी हुई है 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कहा है कि एक सेमिनार के अंदर एक तो हिंदी जो है, हिंदी के जो प्रतिभागी हैं, हिंदी के प्रतिभागी, तो हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या जो है कितनी है, 60 दे रखी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है कौन सा, इंग्लिश। तो इंग्लिश के जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या दे रखी है 84। और तीसरा है मैथ, गणित, है ना। तो मैथ के जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या कितनी है, 108 है। अब यहाँ पे कहा है कि उस सेमिनार के अंदर प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। मतलब अगर मान लो हिंदी के
अगर एक कमरे के अंदर मान लो 10 कैंडिडेट बैठा है तो गणित के भी 10, अंग्रेजी के भी 10, यानी कि प्रत्येक विषय के बराबर जो अभ्यर्थी हैं, बराबर कैंडिडेट जो प्रतिभागी, उनको क्या करना है, कमरे के अंदर बैठाना है। तो उसके लिए हमें कमरों की आवश्यकता कितनी होगी? तो पहले तो हमें ये निकालना है कि प्रत्येक कमरे के अंदर मैक्सिमम कितने प्रतिभागी जो बैठेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्रत्येक कमरे में बैठने वाले बराबर प्रतिभागी की संख्या। ठीक है, तो बराबर प्रतिभागी की संख्या निकालनी है, मतलब 60, 84 व 108 का क्या लेना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों का HCF, तो तीनों में से किसी दो संख्याओं का HCF निकाल लो, तीनों का वही हो जाएगा। जैसे 60 का और 84 का अगर हम निकाल लें, ठीक है, 60 का 84 में भाग लगाओ तो एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा, 24 का फिर 60 में भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 24 दूनी 48, तो 12 बचेगा, 12 का फिर 24 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो HCF वो कितना आया, 12। तो इसका मतलब इन तीनों का जो HCF है वो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया। मतलब एक कमरे में, प्रत्येक कमरे में बैठने वाले जो प्रतिभागी हैं बराबर, वो कितने होंगे, 12 होंगे। अब क्या चाहिए हमें, आवश्यक कमरों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे आवश्यक कमरों की संख्या। ठीक है, तो आवश्यक कमरों की संख्या के लिए क्या करना है कि जो तीनों विषय के टोटल प्रतिभागी हैं उनको जोड़ दो और एक कमरे में मैक्सिमम कितने प्रतिभागी बैठ सकते हैं उसका भाग लगा दो। तो यहाँ पे 60, 84 और 108, ये तो हो गए तीनों विषय के कुल प्रतिभागी, और एक कमरे में कितने बैठ सकते हैं, 12 प्रतिभागी। तो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 और 84 192 और 60 252, उसमें 12 का भाग लगा दो तो 12 दूनी 24 और एक बचा तो 12 एकम 12। तो यहाँ पे कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका।